स्टेडियम बनने से ही कुछ नहीं होगा, स्टेडियम के साथ साथ प्रॉपर कोचिंग्स भी चाहिए होंगे। और मैं समझता हूँ सबसे पहले सांबा पे एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होना चाहिए। जी, ये कश्मीर सेंट्रल पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हमने देखा उमर साहब दोनों के लिए आगे, आप इससे ज्यादा ही देखिए। हम बॉलीवुड वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ की, कोशिश करेंगे कि वो जम्मू में आए और यहाँ से, ताकि वो प्रॉपरली एक गाइडेंस दे सके यहाँ के यूथ को। अच्छा, अगर आपको नहीं जरूरत थी ना टेलीविजन की, उनको निकाल दो, टेल देम कि जनाब हमें आपकी जरूरत नहीं, आप जाए। जो परमानेंट मुलाजम है ना, उनको यही नहीं पता, जो बिजली वाले हैं, कि ये कार कहाँ को जा रही है। यूथ को स्पोर्ट्स वाली तरफ लेने के लिए एक दूसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले बात की, हर ब्लॉक पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो भी टूरिज्म की जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, पंचैरी है और भी काफी हुए हैं। अभी ये हमारा, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, एक रोका मेरे को याद था, काफी है। मैं तो चाहता हूँ बाबा गोंद भी टूरिज्म पे ऐड। बिल्कुल 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 होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की तरफ देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट की तरफ देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेटर लाइफस्टाइल जम्मू कश्मीर के निवासियों का देख रही है। सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि स्टेटहुड होगा तो सब कुछ होगा। और स्टेटहुड और 370 मैं पीरियड देख रहा हूँ डॉक्टर्स का, मतलब इंसानियत बिल्कुल नहीं। डॉक्टर चैम्बर पे नहीं है पहले तो मैं पहुंचा डॉक्टर कहीं बाहर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आप सभी का हमारे चैनल पे वंदन और अभिनंदन। आज हम फिर पॉलिटिकल महाभारत का नया संस्करण, एक नई कड़ी लेके आए हैं। आज जो शख्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वो जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे बीच है राजेश्वर सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक। मैं आपको बता दूं, राजेश्वर सिंह जी जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, काफी सारे जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इनकी पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छी पकड़ है। मैं आपको बता दूं, इनके फादर साहब भी एनसी में एक नाउन फेस है, जो उनकी एनसी की स्टेट पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय रहते हैं। हम आज आपके इश्यूज जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे राजेश्वर सिंह जी से। राजेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप मेरे बड़े भाई हैं और ये एक नई मुहिम आपने सांबा पे चलाई है, तो इसके लिए आपको एक तो मुबारकबाद भी देता हूँ और दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। जी राजेश्वर जी, हम आज बात करेंगे पॉलिटिक्स पे ही मेनली, क्योंकि आप एनसी यूथ एनसी से जुड़े हुए हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सॉरी अभी भी हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, एनसी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो शुक्रिया। ये खाली मेरे लिए ही एक बधाई भरी और एक मुबारक चीज नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये आपके लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7 साल बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। जी, हमने एक मतलब कि मोस्टली एक डेकेड ही देख दिया है विदाउट गवर्नमेंट। जी, तो एक डेकेड बहुत बड़ा, एक कहते हैं कि जो बच्चा पहली पे होगा वो 10वीं में पहुंच चुका होगा, जो उसने ये इलेक्शन देखा। काफी ऐसे वोटर थे जो काफी टाइम से असेंबली इलेक्शन में अपना वोट भी पोल नहीं कर पाए। तो रिजल्ट से तो वी आर वेरी हैप्पी। और अब कुछ दिनों में हम गवर्नमेंट भी फॉर्म करेंगे, 1-2 दिन में, जैसे ही वो उपराज्यपाल। जी राजेश्वर जी, मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आप ग्राउंड पे काफी काम करते हैं, मैंने आपको देखा। आपको वोटर्स में वो उत्साह दिखा था जो आपको चाहिए था, क्योंकि नए वोटर्स काफी थे जो इस बार जुड़े? जी बिल्कुल, एक उत्साह था फील्ड पे
और खासकर मैं बात करूं पूरे जम्मू कश्मीर की, तो आप देखेंगे कि इस बार जो पोलिंग रेट है वो भी बढ़ा, क्योंकि इस सब की वजह यही थी, जो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं डिक्टेटरशिप चली एडमिनिस्ट्रेशन और बिल्कुल बिल्कुल सेंटर के द्वारा, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट एक दिखाया गया हमारे सारे वोटर्स के द्वारा कि नहीं हम बाहर निकलेंगे, और हमने ये दिखाया कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमें अच्छे से काम नहीं कर बिल्कुल रही। बिल्कुल लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी राजेश्वर जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। पहले सबसे पहले आप मेरे को अपनी जर्नी बताइए। आप यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको कहाँ से शौक जागा ये पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, सारे लोग वैसे जो मेरे आसपास के थे, वो एक वातावरण जो था मेरे बचपन से एक पॉलिटिकल वातावरण बना रहा। पर ये अगर मैं कहूँ जो मेजर इस पे रोल या फिर मेजर जो मेरा एक टाइम आया जब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी पे गया, और उसके पहले मैं 12th वगैरह पे यहाँ पे काफ़ी एनजीओज थी हमारे सांबा पे। आप भी सांबा के निवासी हैं, तो एक महेश्वर हेल्पिंग ग्रुप करके एक एनजीओ हुआ करती थी, तो मैं उसका पार्ट था फ्रॉम वेरी अर्ली एज, अपनी 8th से ही उसका पार्ट रहा मैं, जिसमें हमारे काफ़ी यहाँ के सांबा के मेरे बड़े भाई जैसे आप और प्रेम नंदन जी वगैरह उस पर शामिल थे, निश्चिंत जी। तो उनके लिए मैं ग्रीनरी लवर इंसान था। आप मेरे घर पे भी आएंगे तो हमें थोड़ा ग्रीनरी से काफ़ी प्यार है। तो सोशल वर्क की शुरुआत जो है वो एक एनजीओ से हुई मेरी, तो हमारा वहाँ पे एक चला। उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जब गया, अपने कॉलेज टाइम पे ही एंटर कर रहा था, तो कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी पे उस समय पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी, उसको देखते देखते हमें भी शौक पड़ गया, हम भी उस चीज़ के पार्ट बन गए। बिल्कुल शौक नहीं कह सकते, पर पहले हम पार्ट बने। कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनके पार्ट बने। जब उस चीज़ के पार्ट बने तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फैमिली का एक था ही। बिल्कुल आपके फैमिली का भी इम्पैक्ट था, क्योंकि आपके पापा एनसी के बहुत बड़े लीडर हैं। आप उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं? काफ़ी ज़्यादा। देखिए, आपके घर पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार के इलेक्टेड चेयरमैन रहे हो एक इंस्टीट्यूट के, और वो इंस्टीट्यूट एक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हो, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हो, और जो जिसको हम कहते हैं जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो उनसे इंस्पिरेशन तो मिलती है कि देखिए पॉलिटिक्स, मैं जहाँ पे भी लिखता हूँ बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन, बाय पैशन आई एम अ पॉलिटिशियन। जी। मैं ये समझता हूँ जो बंदा बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन बनेगा वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, उसको पैशनेटली करना पड़ेगा ये। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशन से आप अर्न करते हैं, पैशन से आप अर्निंग की उम्मीद नहीं रखते। तो प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ खुद जी। हमारी एक बिजनेस फैमिली भी है, पर बाय पैशन डाई हार्ट आई एम अ पॉलिटिशियन एंड आई विल डाई एज अ पॉलिटिशियन एज वेल। जी, बहुत अच्छा ये आपका सुन के लगा मेरे को। हम अब थोड़े आगे आएंगे, इससे आगे आप सोशल वर्क के कामों में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं सांबा में। आपको मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा क्वेश्चन है कि सोशल वर्क का कहाँ से ये आपको आ गया कि मेरे को नहीं कुछ काम भी करने सोशल वर्क, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है वो शायद यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए, ये कह सकते हैं देखिए, हम एक सोसाइटी पे रहते हैं, जो सांबा शहर है, ये ऐसा शहर है जिसपे हर कोई एक दूसरे की इज्जत मान और एक सोसाइटी बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं इसको एक शहर नहीं एक फैमिली ही कहूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक फैमिली में हो और परिवार बड़ा हो, तो उसकी जिम्मेवारियां भी आपको उठानी पड़ती हैं, चाहे वो छोटा मेंबर हो चाहे बड़ा मेंबर हो। तो सोशल में आने का, जैसे आपको बताया, एक एनजीओ के थ्रू आया जी। फिर जब हम उस एनजीओ में चलते गए तो एक हमने कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का बनाया और हम इस चीज़ में उतर गए। फिर उसके बाद कुछ टेन्योर बाद कुछ छोटी मोटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए मेरा मैक्सिमम मेरे को लगता है मेरा जो
पूरा, क्योंकि आप सांबा के हैं, आपने मेरी थ्रू आउट जर्नी देखी जी। है, तो मैं उसी चीज को करते करते हम पहुंच गए इस चीज में कि अब पॉलिटिक्स ज्वाइन की जाए। जी, बहुत अच्छा। मैं आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि एनसी की गवर्नमेंट अब बन रही है, जी, तो आप यूथ हो, एक यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हो, सॉरी वाइस वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हो। तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो यूथ है अभी J&K का, और स्पेशली हमारे खित्ते का, जम्मू प्रोविंस का, जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए आपने क्या क्या सोच रखा है आगे? देखिए, मेजर चीजें जो मेरे को दिखती हैं आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा तो जो इशू है, की इशू है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है ये पिछले एक डेकेड के अंदर, जितनी एक्सपेक्टेड कभी थी नहीं। हम कभी भी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर तो छोड़ो, 8 नंबर पे भी नहीं आए थे नेशनल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। आज हम हैं, इस चीज को मानना चाहिए कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे मेरे ख्याल से आज दूसरे नंबर पे हैं। तो ये क्यों हुआ? ये जो चीजें थी, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर आपने बताया, पूछा मेरे से कि क्या यूथ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसी से दो चार चीजें आपके लिए निकालूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट काफी बड़ा मुद्दा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एक चीज सफर कर रहा है यूथ हमारा जम्मू का, वो है नशा। वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उसमें घुसता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं, और ये कितना बड़ा सीरियस इशू है? मैं तो समझता हूँ ये ही मेजर इशू है। आप आज के टाइम पे देखिए साहिल जी, मैं आपको थोड़ा वापस लेके जाऊंगा, आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल पहले क्या सांबा शहर जब मैं कह रहा हूँ तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी मैं पूछना चाहूंगा, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, क्या इतना ड्रग्स था? अल्कोहल मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत था, बट जो ये नए नए ड्रग्स दिन ब दिन मार्केट में आ रहे हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनके बारे में बिल्कुल, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था उसका। तो हम थ्रू आउट हमने सांबा पे देखा, नशा बहुत कम था यहाँ पे। स्पोर्ट्स, आप किया, जो हमसे बड़ी एक जनरेशन थी वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराती थी, और यहाँ पे एक हंसता हुआ और स्पोर्ट्स के प्रति सांबा हमेशा आगे रहा। पर आज क्या हो गया ऐसा 10 सालों पे कि स्पोर्ट्स कम हो गया है, ड्रग्स ज्यादा हो गया। ये एक सीरियस इशू है। कोई भी इंसान इस चीज को एडमिट नहीं कर रहा कि आज सांबा में नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नशे के साथ जुड़ते ही एक चीज होती है, बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर युवा एम्प्लॉयड नहीं होगा वो गलत रास्तों में चलेगा। तो ये वही चीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स के बाद क्या हुआ, जब नशा करने के लिए हमारे युवक जो हैं उनके पास पैसे नहीं थी, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। जी, देखो, वो कहीं ना कहीं से तो पैसों का इंतजाम करेंगे। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, बट इसकी वजह से चोरी चकारी, लूट खसूट, ये सब बढ़ी है। बिल्कुल साहिल जी, आप चोरी चकारी तक पहुंचे, लूट तक पहुंचे। मैं जितना इन्वॉल्व रहता हूँ डेली न्यूज़, या फिर आप भी देखते रहते, हमारे यहाँ पे जितना ये आप कह लें क्राइम इन सेंस, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, दिन भर दिन लड़ाइयाँ, ये वो हो रही है, ये ओवरऑल एक शहर का माहौल खराब हो रहा है। हर मेरे को लास्ट, अगर हम फिर से 10 साल वापस पहले जाएं या हम 20 साल पहले जाएं, तो कोई एक आधा इंसिडेंट सुनने में आता था कि जब आपको ये सुनने को मिलता था कि ये तो यहाँ पे कोई क्राइम हुआ, यहाँ पे कोई लड़ाई हुई है। पर आज हर दूसरे दिन अखबार के किसी ना किसी पन्ने में एक मेजर या माइनर इंसिडेंट होता ही होता है। और मेरे को लगता है एक महीने में एक मेजर इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल, मैं यही आपसे आगे पूछना चाहूंगा कि एनसी का क्या विजन है, वो कैसे खत्म करेगी इसको, इन पे लगाम लगाई जाएगी? जी, इस पे लगाम लगाना जरूरी है। अगर स्टेट को बचाना है तो युवा को बचाना है जी, क्योंकि जो युवा है, एक
लैंड के पीस का कोई वैल्यू नहीं होती, उस पर रहने वाले लोगों की वैल्यू होती। हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसकी वैल्यू है। अब मैं ये समझता हूँ कि हम जब नशे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जब भी पार्टी हाई कमांड से बात होती है या हम पार्टी मीटिंग्स पे बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला इशू होता है जो ये अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीजें और जोड़ूंगा मैं। ये आज से 2 साल पहले, दो तकरीबन 1 या 1.5, मैं एग्जैक्टली कह नहीं पाऊंगा, पर आपको याद होगा एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, लिस्ट स्क्रैप हुई। वो लिस्ट क्यों स्क्रैप हुई? कुछ उस पे ऐसे इश्यूज बने, कुछ पैसों का लेन देन बना। पहली बार हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में कोई लिस्ट स्क्रैप हुई। उसके बाद तो एक कहते हैं ना दरिया सा बन गया, लिस्ट पे लिस्ट स्क्रैप हो रही है, स्टे लग रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट हो रही है। मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन और कोई एक एग्जाम ढंग से हो नहीं पा रहा। और बार बार, मैं उस एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, मैं उसको इतनी वेटेज नहीं देना चाहता, बार बार उसी को क्यों ये टेंडर दिया जा रहा है? मतलब समथिंग इज फिशी इन एडमिनिस्ट्रेशन और समवेयर इन दिल्ली, समथिंग इज फिशी। मैं आपको बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग बहुत दुखी हैं। आपने जो पॉइंट्स उठाए उसी से मेरे 2-4 पॉइंट्स निकलते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि 10, 15, 20 साल पहले सांबा का ये यूथ था वो स्पोर्ट्स में ज्यादा था। मैं आपको बताऊं कैसे, 2-4 चीजें हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स में। हमारे सांबा के जो स्विमर्स थे वो स्टेट में सबसे अच्छे थे। बिल्कुल। आज स्विम करने के लिए कोई तालाब अच्छा नहीं बचा है, कोई स्विमिंग पूल नए डेवलप नहीं हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड चीज, हॉकी हमारे सांबा की बहुत अच्छी थी। एक हम जब यंग थे बिल्कुल, हम देखते थे एक हमारी कैली मंडी की टीम हुआ करती थी, वो पूरे प्रोविंस में उसका दबदबा था। बट उसके बाद क्या हुआ, ग्राउंड्स नहीं आए हुआ। जितने हमारे पास ग्राउंड्स थे पहले वाले, वो सारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ आर्मी के पास चले गए, कुछ वो स्क्रैप हो गए, नए बने नहीं। तो यूथ कैसे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेगा, आप मेरे को बताओ। देखिए, आपने जो चीजें बताई साहिल जी, आपने थ्रू आउट ये चीजें देखी हैं। आप इस शहर में एक कह सकते हैं जो यूथ में बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने बात की स्विमिंग की, बिल्कुल मेरे को एक याद है, एक हमारे बड़े भाई हैं, उनका नाम है शानू संब्याल करके, ठोरा मंडी के। वो मेरे ख्याल से नेशनल लेवल के स्विमर भी रहे जी। अब आ जाते हैं हॉकी में। हॉकी की एक टीम कैली मंडी की नहीं, मेरे को यहाँ तक याद है, आपको मेरे से बेहतर पड़ा होगा, वो कैली मंडी की टीम कहलाती थी, बट उस पे हाँ, पूरे सांबे की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली कैली मंडी बोल दिया, वो सांबा की टीम सांबा की टीम कहलाती थी। फिर उसके बाद आपने बात की क्रिकेट और बाकी गेम्स के बारे में। बिल्कुल, आप कोरोना से पहले हमारे पास एक आर्मी का ये हेलीपैड जो ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड थे, मैं आपको बता दूं गिन के। सप्लाई ग्राउंड होता था हमारे पास, एक सवाली मंडी में आर्मी के अंडर ग्राउंड होता, टाली ग्राउंड होता। ये सारे आर्मी कैप्चर कर चुके हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि वो क्यों कैप्चर हुए, वो सिक्योरिटी रीजन है, वो कुछ भी हो सकता है, बट उनकी जगह नए डेवलप नहीं हो पाए। देखो, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कई बार कि इट इज नॉट कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये है कि आई एम हैप्पी कि हमारी पार्टी ने किया है। जो रानी सुचेत सिंह ग्राउंड है जी, वो एक ग्राउंड डेवलप हुआ, वो एक ग्राउंड दिया किसने? वो उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के टाइम पे आया। आज हम बोलते हैं क्या किया, जो इंटीरियर ये इंडोर स्टेडियम था जी, वो भी हमारे टाइम। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काम नहीं किया, इंडोर स्टेडियम बनाया, मैं एग्री करता हूँ, पर उसकी मेंटेनेंस जो है, जी, मैं आपको बता दूं, वो जो ग्राउंड है वहां पे आप खेल नहीं सकते हो। मैं उसकी फिजिकल कंडीशन आपको बताऊं, मेरे सामने वहां पे 2-3 हादसे हो चुके हैं, लोगों को लग चुकी हैं। जो वहां पे गिरता है
उसके घुटने में इतने इतने बड़े कंकर घुस जाते हैं, वो कंकर से भर चुका है ग्राउंड। आप अगर ध्यान से नहीं खेलेंगे तो मतलब आप इंजरी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे लाइफ रिस्क करके लोग खेल रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पास्ट की बात है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट की, फ्यूचर की। एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप हो, आप कैसे देखते हो इस चीज को, और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप और सांबा में लाने चाहोगे, खासकर स्पोर्ट्स के मामले में? देखो, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सांबा अब वो सांबा नहीं रहा, तो सांबा पे ग्राउंड्स की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ सबसे पहले एक जितवाल पे, मैं अगर हमारी जब हुकूमत फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद में जो भी मिनिस्टर हमारे आते हैं हम उनके पास जाएंगे। मैं 3 ग्राउंड तो एटलीस्ट डिमांड करूंगा सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही, जिसमें से एक जतवाल के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए ग्राउंड, ताकि जतवाल और घगवाल जो है एक बेल्ट है, ये एटलीस्ट एक ग्राउंड इनको मिल जाए। क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो फेक प्रोमिसेस करूं कि घगवाल को अलग मिल जाएगा, जतवाल को अलग मिल जाएगा, अब फिर आप बोल दो जी जो मंडी है उसको अलग मिल जाएगा। वो चीजें पॉसिबल नहीं होगी। तो जतवाल पे मैं समझता हूँ एक ग्राउंड, घगवाल या जतवाल पे जो भी एक सेंटर प्लेस में एक अच्छा ग्राउंड हो, वो सबसे पहले मेरा एक जो कहते हैं मेजर थिंग रहेगी। मैं गवर्नमेंट बनने के बाद, फॉर्म होने के बाद, जैसे ही मेरी मुलाकात होगी मैं यही चीज सबसे आगे लूंगा। उसके बाद सुम्ब पे ये कंडीशन है, आपको पता होगा सुम्ब पे एक ही ग्राउंड है, वो है जो जहाँ पे रामलीला होती है, रामलीला ग्राउंड, बट वो भी डेवलप्ड नहीं है। मैं सुम्ब ब्लॉक के लोगों के लिए, क्योंकि सुम्ब पे हम जब जाते हैं, सुम्ब एक ऐसी जगह है जो हमारे देवताओं का स्थान भी है उस ब्लॉक पे, बाबा गोर जी जो है वहां पे है। तो मैं चाहता हूँ वहां के युवाओं के लिए एक ग्राउंड बने सुम्ब ब्लॉक में, प्रॉपर सुम्ब पे, जिसमें गोल के भी बच्चे आ सके, जिसमें आसपास के हर जगह के। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काफी सारे ब्लॉक्स हैं, जैसे विजयपुर ब्लॉक हो गया, नट ब्लॉक हो गया, यहाँ सभी में ग्राउंड्स की बहुत किल्लत है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो जो पर्सनल ग्राउंड्स होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, उनपे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। इसी से हम आगे चलेंगे। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव पे आते हैं इसके, कि हमारा बिजनेस बहुत इफेक्टेड है। उसके 2-3 मेजरली कारण है, मैं आपको बताऊं। रोड कनेक्टिविटी, आपने गोरन की बात की, मैं आपको मानसर भी ले जाता हूँ। मानसर भी एक बहुत ही सॉरी हिस्टोरिक प्लेस है हमारी, ठीक है ना, वहां पे टूरिस्ट प्लेस भी है, बट रोड नहीं है, लोग जा नहीं पाते और जाना पसंद नहीं करते। गोरन का भी सेम हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कैसे देखती है? देखिए, कनेक्टिविटी एक बेसिक चीज है, इसको बिजनेस से नहीं, इसको हेल्थ से भी रिलेट करना चाहिए। जी, हेल्थ से भी रिलेट होगा ये, ठीक, क्योंकि जब कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड, भगवान न करे ये गोल में कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसको सांबा हॉस्पिटल तक लाते लाते जितने खड्डों पे है वो बेचारा ऐसे ही दर्द के मारे बोलेगी इससे अच्छा मैं मर जाता। इतनी बुरी हाल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कंडीशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कनेक्टिविटी जो बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी एक बेसिक चीज होती है। देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लोगे, अगर उसकी कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका वो जीरो है, कोई फायदा ही नहीं है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने की नड और सुम्ब की बात, मानसर की बात, तो सुम्ब की मैं समझता हूँ, सुम्ब की मैं कनेक्टिविटी की आपको एक चीज बताऊं। सुम्ब की ये जो रोड था, इसका जो डीपीआर था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बन चुका था। पर जब आपको पता है, जब एक गवर्नमेंट होती है, एक पेपर होता है, उसका एक वे होता है, उसको चलते चलते टाइम लगता है। हम गवर्नमेंट से हट गए, भाजपा और पीडीपी की हुकूमत आई, बट कई बार मेरे को बड़ा शौक लगता है कि इतने साल पे एक रोड नहीं बनी इससे, और वो भी जो ऐसा रोड है जहां पे श्रद्धालु में हजारों के लाखों के हिसाब से जाते हैं। मानसर की बात की, मानसर की रोड की जब हम, मैं समझता हूँ मानसर का रोड फिर भी ठीक है,
जब हम मानसर मोड़ से लेके नट तक थोड़ा जाते हैं, बीच पे एक पैच खराब आता है। बिल्कुल, बट आप नट से आगे जाएंगे नट तो से आके बहुत पापड़ तक जब हमने पहुंचना है, पापड़ से लेके मानसर तक जब हमने पहुंचना है, तो जो बंदा अपनी गाड़ी लेके जाएगा वो अपनी गाड़ी खराब करवाएगा वापस आके, मतलब रिपेयर कराने ही पड़ेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और मतलब उस रोड को मेंटेन नहीं किया गया। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ, एक चीज को बनाना ओके, बट उसको बनाने के बाद मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम घर बना के छोड़ दें और उसकी साफ सफाई ना करें तो उधर भी यही हालत हो जाएगी। तो मेरा सबसे मेजर इशू रहेगा कि जब जैसे हम आते हैं, हम इसको स्पीड अप करेंगे सुम वाले रोड को, और मानसर की कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे। जी, हम नेक्स्ट आएंगे डेवलपमेंट के इशू पे। डेवलपमेंट एक किस्म की रुक सी गई है, कोई भी मतलब कि ऐसे जिसे हॉल्ट कहते हैं हम, वो आ गया, कोई आगे डेवलपमेंट हो नहीं रही है। मैं दो चार चीजें इसके साथ कनेक्ट करूंगा। डेवलपमेंट में आ जाते हैं सबसे पहले आपके रोड्स, वो हमने डिस्कस कर लिए। हेरिटेजल बिल्डिंग्स आ जाती है हमारी, जैसे हमारा किला है, रानी समाधि मंदिर है, जो पुराने हमारे हेरिटेज पॉइंट्स हैं। मोहरगढ़ का किला है, मोहरगढ़ का किला है, देवगढ़ में है एक, बट वहाँ कनेक्टिविटी तो छोड़ो आप, उनकी भी बुरी हालत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बिल्कुल जर्जर हालत में है, जैसे मैं देखो मैं समझता हूँ ये हम सबकी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी, आपकी मेरी सारे शहर की बदकिस्मती जी। जो हमारी हेरिटेज चीजें हैं, इसको अगर हम मेंटेन करके रखें, प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, तो ये शहर की एक वैल्यू बढ़ाती है। तो बाय मेंटेनेंस मेरा वो नहीं कि एक बार पेंट हो जाए, वो मेंटेनेंस नहीं होती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो। और जो ये हमारा सांबा किला है, इसके अंदर जो एक तालाब बनाया हुआ है वो भी प्रॉपरली हाइजीन बनी रहे। मैं आपको बता दूं, मैं कल गया था वहां पे मतलब कि इतनी बुरी हालत है कि आपको स्मेल तक आ रही है पानी से। जी, वो ही मैंने क्योंकि देखा, मैंने तभी वो बात की कि हर चीज को मेंटेन करना, दो चीजें, ये जो चीजें हैं, जब बेसिक चीजें आपके, कोई टूरिस्ट सांबा पे देखने लायक चीजों को ही देखेगा, अगर खंडर को देखने कोई नहीं आएगा, सॉरी टू से, बट खंडर को देखना कोई नहीं आएगा। जब उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखा होगा, तो मैं बोलता हूँ जो इंसान गोरन जाएगा, जम्मू से उठ के आएगा, या यहाँ पे पंजाब तक के लोग आते हैं जी, तो जब एक किला प्रॉपरली डेवलप्ड होगा तो वो भी देखने जाएगा, वहां भी देखने जाएंगे, और उससे हमारी मार्केट जो है वो भी डेवलपमेंट बूस्ट मिलता है। तो दूसरी बात इसके साथ ही मैं जोड़ूं, हमने बिजनेस की भी बात की। साहिल जी, मैं समझता हूँ हमारे इतनी बदकिस्मती है कि हमारे सांबा शहर को सारी चीजों से बाहर किया जा रहा है, हर चीज से। जितनी ये सांबा की पुरानी मार्केट थी, आज वो खाली होते जा रही है, दिन ब दिन खाली हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजह है। लोग बोलते हैं ये ऑनलाइन वजह है, ऑनलाइन से भी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, कमजोरी हमारे अंदर है। हम अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट करके राजी हैं। सबसे पहले अगर सांबा शहर को डेवलप होना होगा तो लेग पुलिंग बंद होनी चाहिए। इस पे मैं जो हमारे यहाँ की मार्केट है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जेन्युइन रेट्स रखें। कई बारी क्या होता है, बंदे को अपने अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। अब उनकी वजह ये है, वो जेन्युइन रेट्स क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि ग्राहक कम है। अगर पूरा सांबा जो चीजें ऑनलाइन मंगवाता है या कुछ मंगवाता है, वो सांबा वाले सांबा से ही ले, मोबाइल ले रहे हैं आपसे ले, दूसरी दुकानों से ले, शहर कपड़े ले रहे हैं यहाँ से ले, जब आपके पास बोलते हैं ना ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो आप अपना रेट कम कर सकते हैं। मतलब कि एक समन्वय बनाना पड़ेगा सभी को, दुकानदार को भी और कस्टमर को भी थोड़ा। और यहाँ की मैक्सिमम दुकानदारी आज के टाइम पे मैं समझता हूँ बाहर वाले लेके, वो भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज्यादा बड़ा मेजर इशू है। हम आपस में लड़ते रहे और कोई बाहर वाला आके वो चीज ले जाए, वो अच्छी नहीं है। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पे 2-3 फूड रेस्टोरेंट्स हैं। एक पिछले दिनों ही खुला, नाम नहीं लेंगे हम, मेरे को ABCD जो ABCD
तो वो पंजाब की एक फर्म ओन कर रही है, एक और रेस्टोरेंट है वो भी पंजाब की फर्म ओन करती है, एक या दो रेस्टोरेंट है जिसको ओन लोकल करते हैं। तो राजेश्वर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब एनसी की गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, बिल्कुल, सीएम भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस कर दिया कि उनके बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब वही बनने जा रहे हैं सीएम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनका विजन क्या है पूरी स्टेट को लेके, स्पेशली हम बात करेंगे सांबा की अपनी। राइट, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज पे करेक्ट करूं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब हैं फारूक अब्दुल्ला साहब और उन्होंने उमर साहब का नाम लिया एक, तो जितने भी लेजिस्लेटर थे हमारे उन्होंने भी उन्हीं को चुना, जो विधायक दल की बैठक होती है उन्होंने उन्हें चुना अपना लीडर चुना। तो ये चीज, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत वे पे ले जाते हैं तो मैंने पहले ही करेक्ट कर दिया। उसके बाद विजन की बात करें, उमर साहब का जो विजन है वो विजन ऑलमोस्ट हमने मैनिफेस्टो में बताया हुआ है। सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी स्टेटहुड को लेना, क्योंकि स्टेटहुड होगा तो सब कुछ होगा, और स्टेटहुड और 370, ताकि हम बाहर के लोग जो बिजनेसमैन हैं उनसे थोड़ा कंपटीशन में बराबरी कर सके। क्योंकि मानिए या ना मानिए, कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो इकोनॉमिकली हमसे काफी स्ट्रांग हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए हमें थोड़ा सा, हिमाचल पे भी तो है 371, वहां पे भी तो है अपना लैंड्स एक्ट, 8 स्टेटों में हो है, गुजरात पे भी है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था, खाली इस इशू को हाईलाइट कर दिया, 370 370 370 370 370 वही है जो 371 है। स्टेट सब्जेक्ट पे आपको या सांबा की किसी लोग को फायदा ही था, हम सबको फायदा ही था, डोगराओं को फायदा ही था, ये पीर पंचाल रेंज को फायदा था, किश्तवाड़ रेंज को फायदा था, सबको फायदा था, हमारे लोकल लोगों को तो फायदा था। तो विजन की बात करें, हमारा विजन ये है, एक तो ये रहेगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट रहेगा। हमारा जल्द से जल्द हमारा विजन है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाए। कुछ और चीजें हमारी मैनिफेस्टो में है जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जिनको इतना हरास किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले साहिल जी, मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले हमारे घर के पास ही एक लड़का जो डेली वेजर था जी, उसकी डेथ हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐसे नेगोशिएशन कर रही है जैसे पता नहीं कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है। I was very shocked and hurt. जिसका घर का आदमी जाता है उसी को सही पता होता है। मतलब यार, हमारा भाई था वो, मैंने बोला सांबा इज अ फैमिली, हमारा भाई था वो। आप क्या, पहले मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर को सुना, उन्होंने बोला जी हम 25,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे। मेरे ख्याल से जितना मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, उनके घर पे 2 या 3 बच्चे हैं जी, और लड़की है। क्या 25,000 में शादी हो जाएगी? 25,000 में कुछ नहीं होता जी आजकल। अगर हो सकती है तो सबसे पहले जो वो बड़े बड़े यहाँ पे लीडर ब्यूरोक्रेट्स आए थे, वो एक अपने बच्चे की शादी 25,000 में कर दे, मैं सेटिस्फाइड, एक की। हमने डिमांड की, उसके बाद भी मैंने इस चीज को कैरी किया कि एटलीस्ट उनके घर पे किसी को जॉब दीजिए, वेदर दैट इज डेली विजन और समथिंग, ताकि घर पे इनकम का सोर्स हो तो सर्कल चला सकते हैं थोड़ा। एक चीज, क्योंकि उनके बच्चे अभी काफी छोटे हैं। अब डेली विजर्स पे जब हम चलते हैं थ्रू आउट द स्टेट, हमारी डेली विजर्स की कदर क्या की इन्होंने, उनको परमानेंट तो छोड़िए, उनको डंडे मारेगी। भाजपा के कार्यालय के बाहर आपको आज अगर याद हो तो एक इंसिडेंट हुआ जिनपे उन पे लाठियां बरसाई गई, और पूरी तरीके से मैं आपको बताऊं उनका कसूर क्या। अगर मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, अगर डेली विजन काम करना छोड़ दे ना तो स्टेट रुक जाएगी। आई एश्योर यू, मैं आपको 110% लिख के देता हूं। क्यों? एक बात, अच्छा अगर आपको नहीं जरूरत थी ना डेली विजन की, उनको निकाल दो, टेल देम कि जनाब हमें आपकी जरूरत नहीं, आप जाए।
जो परमानेंट मुलाजम है ना उनको यही नहीं पता, जो बिजली वाले हैं, कि ये तार कहाँ को जा रही है, ये पाइप कहाँ को जा रही है। ये हालत है। पूरा काम डेली विजन संभाले। आप नाकों पे जाए, चौक में खड़े होते हैं, ये सुम चौक पे, ये सांबा चौक में, ये चिची माता, वहां पे एसपीओ ज्यादा है या एसपीएस जब रगड़ना है, जब काम करवाना है तो डेली वेजेस, पर जब तनख्वाह देनी है तो इनको तनख्वाह नहीं देनी जी, इनको परमानेंट नहीं करना, इनका तो ऐसी जरूरत है। मैं समझता हूं ये इशू ही नहीं बनना चाहिए था। देखिए उनको था, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में डेली वेजेस लगाए या उसके पहले की हुकूमत ने लगाए। अगर हमने लगाए, हमने स्टेट के लिए किया, कोई अपना पर्सनल बेनिफिट तो किया नहीं। तो अगर परमानेंट करते तो वो भी स्टेट के लिए होते ना, चाहे वो करते चाहे हम करते। हमारा एक मेजर चीज रहेगा, हम डेली वेजेस को जल्द से जल्द पक्का करें। जी, मैं वही पूछने वाला था, क्या क्या डेली वेजेस परमानेंट होने जा रहे हैं? बिल्कुल डेली वेजेस पक्के होंगे, जल्द से जल्द पक्के होंगे। दूसरे विजन की बात की, सांबा की। सांबा की आज बदनसीबी देखिए कि सांबा का हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस नहीं मिलती टाइम पे वहां। एम्बुलेंस तो छोड़िए आपने, एम्बुलेंस बहुत बड़ी बात कर दी। एक पेंटॉप इंजेक्शन होता है, बड़ा बेसिक इंजेक्शन है, वो नहीं मिलेगा आपको। इसी से मेरे को भी कुछ याद आता है, मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले मेरे को लग गई, तो जो वो चांदनी का टीका जिसको हम बोलते हैं, टेटनस का जो इंजेक्शन होता है, वो नहीं था उनके पास। और हालत ये है कि बाहर कोई लगाता नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी आप हॉस्पिटल से ही लगवाइए, हॉस्पिटल में था नहीं, स्टॉक में नहीं। अब मेरी थोड़ी पहुंच है, मैंने कैसे मैनेज किया कर लिया। अब जो गरीब आदमी है वो कैसे मैनेज करेगा सर? देखिए एक तो मैं काफी बार रात को हॉस्पिटल जाता रहता हूँ, कुछ इमरजेंसी बन जाए तो मेरा जो फोन होता है वो 24/7 ऑन ही रहता है। ये मेरे फादर ने मेरे को, जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगा था, उन्होंने बोला कि नेवर स्विच ऑफ योर डिवाइस, तो आप कनेक्टेड रहें। रात को किसी मजबूर इंसान को जरूरत पड़ सकती है। एक दो बार मैं देर रात, ज्यादा देर भी नहीं कहूंगा, 10:30-11 की टाइम होगा, मैं हॉस्पिटल पहुंचा। एक तो हॉस्पिटल में रश बहुत था। जब मेरे को उनका कॉल आया मेरे किसी भाई का, तो मैं पहुंच गया। मैं पहुंचा तो वहां पे उनको एक छोटा सा एक्सीडेंट केस आया हुआ था और उनको काफी ज्यादा ये ब्लीडिंग हो गई थी। तो मैं पहुंचा, मैंने देखा और मैं बिहेवियर देख रहा हूँ डॉक्टर्स का, मतलब इंसानियत बिल्कुल नहीं। डॉक्टर चैम्बर पे नहीं है पहले तो, जब मैं पहुंचा डॉक्टर कहीं बाहर थे, फिर वो आए चैम्बर पे गए, फिर उसके बाद वो गए, क्योंकि इमरजेंसी जिसको लगती है ना, उसको चाहे छोटी लगी हो, डॉक्टर को पता होगा, पर उसको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट बनते ही मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सांबा का डेवलप करने की कोशिश करूंगा जी, बहुत उम्मीदें हैं। और क्योंकि खासकर मैं एक समझता हूँ, मेरी बहनें प्रेगनेंसी केस जो होते हैं, वो रात को यहाँ पे कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं होता। टेस्ट आगे आपके सांबा पे, या तो वो डिनाई कर देते हैं अगर उनके पास हो भी सकते हो। ये जो बिहेवियर है ये अच्छा नहीं है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। और इमरजेंसी पे एक डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। सांबा बहुत बड़ा शहर है, वो छोटा शहर नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट, और मैं समझता हूँ एक फिजिशियन भी रात को होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक फिजिशियन, गायनो एंड सर्जन, ये तीन चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिशियन काफी चीजें देख लेता है बाकी, और गायनो जो है वो तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं राजेश्वर जी आगे बढ़ेंगे, हम थोड़े कैजुअल से अब सवाल लेंगे। सबसे पहले हम आपसे ही जानेंगे कि आप सांबा की बेहतरी कैसे देखते हैं? आपके नजरिए में क्या है सांबा की बेहतरी? सांबा की बेहतरी, सांबा का टैलेंट, उसको प्रमोट करने की जरूरत, यूथ को स्पोर्ट्स वाली तरफ लेने के लिए एक, दूसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले बात की, हर ब्लॉक पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हाँ,
उसके साथ साथ जो टैलेंट है सांबा का उसको प्रमोट करने के लिए जरूरत है यहाँ पे। मैं आपको राजेश्वर जी माफी चाहूंगा थोड़ा रोकने के लिए कि जैसे मेरी बच्ची है वो डांस करती है बट वो एक जगह पे आगे अब रुक गई है, उसके आगे कुछ पॉइंट्स नहीं है कि किस दिशा में जाया जाए। बिल्कुल, उसके लिए कोई ऐसा कोई चीज नहीं हुई है किस देखिए मैं ये कोशिश करूंगा कि जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, जो जब एक प्रॉपर हमारी गाइडेंस नहीं है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, गाइडेंस ही नहीं है, हमें ये ही नहीं पता कि करना क्या। फॉर एग्जांपल एक बच्चा 10th पास करता है, उसके बाद उसको पता है 11th करनी है, 12th करनी है, ये कितना, हमें ये नहीं पता भाई वी हैव टैलेंट, जाएगा उसको नर्चर कैसे करें। हाँ, जो टीवी में दिखता है पता है वो दिखता है, बट पाथ कौन सा है, एक्चुअल पाथ कौन सा है वहां तक पहुंचने का, तो हम प्रॉपर एक तरीका फाइंड आउट करेंगे। हम बॉलीवुड वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ की, कोशिश करेंगे कि वो जम्मू में आए और यहाँ से, ताकि वो प्रॉपरली एक गाइडेंस दे सके यहाँ के यूथ को। हमारे, आपने बेटी की बात की, हमारी छोटी बेटी, इतना टैलेंट भरा हुआ है उसके अंदर। उससे पहले बात करूं मैं, हमारे एक भाई हैं विशाल सिंह करके, अब जाके वो किसी डेली सोप में एक्ट कर रहे हैं। वो काफी टाइम से बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे, वजह क्या बनी, हमारे पास पाथ नहीं था प्रॉपर। आपके ही घर में एक और टैलेंट था, आपके छोटे भाई मैडी जी, बहुत अच्छे म्यूजिक को जानने वाले थे, हम भी उनके साथ एक ग्रुप में हैं, बट हमारी बदनसीबी ये थी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं पहले तो सबसे पहले कोशिश करूंगा एक प्रॉपर हर डिस्ट्रिक्ट पे गाइडेंस के लिए लोग बुलाए जाए ताकि वो गाइड करें। पढ़ाई के साथ साथ हर स्कूल में एक ऐसी एक्टिविटी हो जिनसे उनको पाथ डिस्कस हो सके, ये सारी चीजें। जी बिल्कुल। आपने जब स्टेडियम की बात की, मैं एक चीज उसके साथ ऐड करने वाला था। स्टेडियम बनने से ही कुछ नहीं होगा, स्टेडियम के साथ साथ प्रॉपर कोचिंग्स भी चाहिए होंगे, और मैं समझता हूँ सबसे पहले सांबा पे एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होना चाहिए जी, जो नहीं है। एक प्रॉपर जो हम कहते हैं मैट होना चाहिए, ये हॉकी के लिए ग्राउंड होना चाहिए, अलग अलग स्पोर्ट्स को खेलने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स चाहिए होते, वो होना चाहिए। और उसको खेलने के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको कोचिंग तो मिलनी चाहिए कम से कम, उनको बेसिक रूल्स ना पता हो। राजेश्वर जी लास्ट में हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ अफवाहों के बारे में जो हमें पता चल रही हैं हम आपसे पूछेंगे, हाँ और ना में जवाब। यहाँ लोगों का मानना है कि एनसी जो है उनके साथ, अच्छा जैसे जम्मू के साथ एनसी कश्मीर की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ तोड़ेगी। पहले भी तोड़े हैं, जब पहले भी एम्प्लॉयमेंट दी थी तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी डेवलपमेंट किए हैं। अगर सांबा पे नो ब्लॉक्स हैं तो वो नो ब्लॉक्स बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की सरकार जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या क्या आगे देख रही है, और हम आपको कहाँ देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में? हम अभी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं पार्टी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की तरफ देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट की तरफ देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेटर लाइफस्टाइल जम्मू कश्मीर के निवासियों का देख रही है। जी, मैं एक दो और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप यूथ के लिए इतना सोचते हैं, मैंने आपको काफी बार देखा है कुछ ऐसे एक्टिविटीज करवाते हुए, क्या हम और स्टेडियम्स देख रहे हैं सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात? 101%। और जो हमारा यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का, वो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कश्मीर से शायद ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जम्मू में है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, हम कैसे देख रहे हैं? वो हमारे मैनिफेस्टो पे भी है, जो भी टूरिज्म की जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, पंचेरी है और भी काफी हैं। अभी ये हमारा, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, एक दो का मेरे को याद था, काफी है। मैं तो चाहता हूँ बाबा गोल भी टूरिज्म पे ऐड, बिल्कुल 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 होना चाहिए। जब ये टूरिज्म पे ऐड होगा ये डेवलप होगा जी, ये एक रूट बने जिससे ये डेवलप हो, ताकि जिस जगह पे टूरिज्म होगा वहां पे डेवलपमेंट होगी। और सांबा, जम्मू, कठुआ, जसरोटा, ये जितने टेम्पल ये टूरिज्म पे हो, जब टूरिज्म होगा सब कुछ होगा। तो जम्मू और कश्मीर में जो मिथ भाजपा द्वारा एक बनाया गया है कि ये कश्मीर सेंट्रल पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हमने देखा उमर साहब दोनों की आगे आप इससे ज्यादा ही देखेंगे,
ठीक है, होप करेंगे इसका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी सारी बातें हुई हमारी। साथियों, अगर कोई बातें छूट गई तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। राजेश्वर जी को हम फिर भी बुला लेंगे, हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इनसे पूछेंगे। राजेश्वर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम चाहते थे ये और लंबा चले, बट टाइम की बाउंडेशन की वजह से हमें यहाँ पे खत्म करना एट पड़ेगा। फाइनल आई विल एंड कि मैं अपने सारे जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे भाई हैं, ओवरऑल जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं तो भाई कहता हूँ, सपोर्टर्स कोई नहीं है, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सांबा पे एक नई पहल साहिल भाई ने की है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर इट, खाली सांबा पे नहीं, थ्रू आउट द स्टेट फैला दो। इतना अच्छा टैलेंट हमारे पास है और एक माहौल बन रहा है, तो जो चीज साहिल जी ने स्टार्ट की है इसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हम पे भी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब हमारा लिए बहुत मायने रखता है, और साथ में जो हम इश्यूज और उठाते रहेंगे वो सारी वीडियोस आपके पास पहले आती रहेंगी। धन्यवाद।